तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 8 और उसका चैप्टर है 5वां, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, ठीक। तो हम लोग आज इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो जो दिक्कत आएगा उसको डील कर लेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे 1857 में जो विद्रोह हुआ, उसका विद्रोह का कारण क्या क्या था। छोटी छोटी बातें हैं, मूल बातें हैं, उसको समझ लेना है। समझ नंदू जी। तो देखिए 1857 में विद्रोह का कारण पहला क्या था। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत कम होती जा रही थी और वहाँ के रेजिमेंट तैयार कर दी गई थी। मतलब अंग्रेज अपना वहाँ पे रेजिमेंट बैठा दे रहा था। ठीक है, कोई भी फैसला लेगा, जैसे अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है, किससे युद्ध होगा, किससे नहीं होगा, ठीक है, राजस्व जो आएगा उसको कहाँ देना है नहीं देना है, सारा काम कौन कर रहा था, रेजिमेंट कर रहा था। तो राजाओं की ताकत खत्म होती जा रही थी, ये पहला कारण। दूसरा कारण देखेंगे कि स्थानीय शासकों की कमी आ गई थी। स्थानीय जो शासक थे उसमें, जैसे मैसूर हो गए, मराठा हो गई, उसकी कमी आ गई थी। जो थे बचे बुचे उसको अंग्रेजों ने हरा दिया। ठीक है, हराकर वहां पर सहायक संधि थोप दी या विलय नीति कर दिया उसके साथ। तीसरा कारण था कि राजस्व वसूलने का अधिकार छीन लिया गया। आपके साथ सहायक संधि कर लिएगा तो आपका क्या होगा, सेना हम देंगे, जो पैसा होगा वो हमको दीजिएगा, तो आपका राजस्व वसूलने का अधिकार भी छीन लिए, जो भी पैसा उससे सब हमें दे दीजिएगा। मतलब धीरे धीरे उसको मतलब उसके क्षमता को कम करते गया। ठीक है, अगला देखेंगे कि स्थानीय शासकों ने अपने हित के लिए कंपनी से बातचीत की। अगला देखते हैं कौन कौन इसमें अपने हित के लिए बातचीत करता है। तो पहला थी वहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चाहती थी कि उनके द्वारा गोद लिए गए पुत्र को राजा माना जाए। उसका एक पुत्र था जो गोद लिया हुआ था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसका कोई अपना बेटा नहीं था, तो उसने गोद लिया उसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए। अंग्रेज के पास जाता है, लेकिन अंग्रेज क्या बोलता है कि हम मान्यता नहीं देंगे, मेरे में मिल जाओ, यानी कि वो उसका राज झांसी को अपने में मिलाना चाह रहा था। उसके बाद पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब समझ रहे हैं, गोद लिया हुआ। नाना साहब चाहते थे कि पिता की मृत्यु के बाद हमें पेंशन मिले, और पेंशन देने का नियम यही था कि जो राजा के मरने के बाद उसका जो बेटा होगा वो अपना होगा तभी पेंशन देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को देखते हुए निवेदनों को अंग्रेजों द्वारा ठुकरा दिया गया। इससे क्या होगी, वहाँ के शासकों में एक विरोध की भावना जग गई। वो सोचते थे कभी न कभी जब मौका मिलेगा तो एक साथ हम हमला करेंगे, और यही इसी का परिणाम हम लोग देखते आगे चल के 1857 की क्रांति, एक छोटी सी चिंगारी और विद्रोह स्टार्ट। तो अवध की रियासत अंग्रेज के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अवध की जो रियासत थी वो अंग्रेज के कब्जे में जो गई वो आखिरी रियासत थी। कब गई थी कब्जे में? 1856 में। ठीक है, 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी, ध्यान है, जिसके तहत वो अगर पैसा नहीं चुका पाता है जो उसका आधा क्षेत्र अंग्रेज अपने में ले लेता है। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को कब्जे में लिया था। तो बोले ये भी कंपनी द्वारा, अगला लाइन है, कंपनी द्वारा मुगल के सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। ठीक है, 1849 में डलहौजी के आदेश पर मुगलों को लाल किला से हटाकर महरौली बसाया गया। 1849 में किसके आदेश पर? डलहौजी के आदेश पर मुगलों को लाल किला से हटाकर कहाँ बसा दिया गया? महरौली। और 1856 में कैनिंग ने घोषणा की थी, घोषणा को ध्यान से सुनिएगा, कि बहादुर शाह जफर जो होगा वो आखिरी मुगल बादशाह होगा। किसका मुगल बादशाह होगा? कौन? बहादुर शाह जफर। 1856 में कौन बोला था? कैनिंग। उस समय कौन था? वो गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, यही जाके आगे हमारा प्रथम वायसराय बनता है 1858। ठीक है, आगे देखेंगे किसान और सिपाही पर क्या असर हो रहा था। किसान को दिक्कत ये हो रही थी कि किसान उच्च दर से परेशान थे, चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, वो अपना खेती नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, खेती करने के बाद लगान उससे ज्यादा वसूला जा रहा था। ठीक है, भारतीय सैनिक में क्या दिक्कत थी कि भारतीय सैनिकों को ये परेशानी हो रही थी कि उनको असमान वेतन और उनके साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा। असमान वेतन मतलब काम वही हो रहा है, अंग्रेज भी वही काम कर रहे हैं, अंग्रेज सैनिक भी और भारतीय सैनिक भी, लेकिन पैसा इनको कम मिल रहा है, अंग्रेजी सैनिकों को ज्यादा मिल रहा है। ये हुआ भेदभाव। नस्लीय भेदभाव ये हुआ कि आपको उच्च नीच का भेदभाव था, ऊंचे पद पर भारतीयों को नहीं जाने दिया जा रहा था और निचले पद पर ये रहते थे भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिकों को धार्मिक चोट भी पहुंचाया गया था। धार्मिक चोट मतलब जबरदस्ती समुद्र पार करवाना, जो उनके धर्म के खिलाफ है। ये सब चीज छोटे छोटे चीज है जो आप लोग जानते हैं, बस एक बार पढ़ लिए। उदाहरण देखते हैं कि 1824 में सिपाहियों को लड़ने के लिए जब बर्मा जाने का आदेश मिला तो सैनिकों ने मना करने पर उन्हें सख्त सजा दी गई। ठीक है, तभी इस मना जो किया तो वहाँ पे सजा हुआ, तो लोग सोचा कि अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग युद्ध वगैरह कैसे लड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे नंदू जी। तो उसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में एक सेना भर्ती अधिनियम लाया। लॉर्ड कैनिंग जो अधिनियम लाया उसमें वो बोला कि जो भी सेना में भर्ती होगा उसे युद्ध करने के लिए अगर समुद्र के पार भी भेजा जाए तो उसे जाना होगा। किस अधिनियम में? सेना भर्ती अधिनियम में। कब आया? कौन लाया? कैनिंग लाया। ठीक है, अब देखिए सुधारों पर प्रतिक्रिया।
अंग्रेज ने कुछ सुधार भी किए थे जो भविष्य के लिए अच्छा था, लेकिन वहाँ उस समय के लिए लोगों को लगता था कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे देखिए, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह बढ़ाने हेतु नियम बनाया। ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या था, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया और सती प्रथा को रोका और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। आगे बढ़ते हैं। 1850 में नए कानून के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उसका पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार बना रहता था। पहले क्या था कि अगर ईसाई धर्म आप स्वीकार करते हैं तो आपका पुश्तैनी संपत्ति पर से अधिकार हट जाएगा। लेकिन अब क्या था, 1850 में जो कानून आया कि आप अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं फिर भी आप पुश्तैनी संपत्ति पर आपका अधिकार होगा। ठीक है। इससे वहाँ भारतीय जनता को ये लगने लगा कि ये जो है जबरदस्ती लोगों को धार्मिक परिवर्तन कराएगा और ये सब नियम लाने से हमारे धार्मिक में मतलब वो हमारे धार्मिक क्या बोल सकते हैं, हमारे धर्म पर संकट आ सकता है। ठीक है। इसके लिए भी लोग वहां पर गुस्सा हो रहे थे। अब आगे देखेंगे तत्कालीन कारण क्या था उस समय जो भड़का, जिसके कारण 1857 की क्रांति भड़क उठी। समझ रहे हैं। इन द डिटेल अगर देखें तो तत्कालीन कारण ये था कि 29 मार्च 1857 की घटना होती है। घटना ये थी कि मंगल पांडे नाम का एक आदमी था, ठीक है, बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था। वो उसको पता चलता है कि जो हम लोग बंदूक यूज कर रहे हैं उसमें जो क्या बोलते हैं उसको कारतूस रहता है, उसमें सुअर और गाय की चढ़ भी मिली होती है। ये सुनकर उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। उसको लगा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि गाय हमारे धर्म में बहुत प्रिय होता है और मुस्लिम में सुअर प्रिय होता है। बात आप भी जान रहे हैं। तो ये जब इस बात को जाना उसने, तो वो उस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर देता है। ठीक है। जब मना कर देता है तो इसके विरोध में वहां पर हटयूसन और लेफ्टिनेंट बाग ने उसे मतलब धमकाया, डराया, जो भी कह सकते हैं कि वहां पर एक ऐसी बहस हुई जिसके कारण उससे कहा जाता था कि तुम्हें यूज करना होगा। लेकिन इसके विरोध में क्या किया, गुस्से से मंगल पांडे ने ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। ठीक है। बहुत सारी कहानी इसके पीछे, लेकिन शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि ये उनके बीच झड़प हुआ और उसमें सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या हुई, मृत्यु हो गई। कब हुई? 29 मार्च 1857। ठीक वहां से कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। 29 के बाद 30, 31 और 8 अप्रैल 1857 को ध्यान देंगे, बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी कैसे हुई? जब इसने दोनों की हत्या कर दी तो उसको पकड़ कर ले जाया गया। उसके बाद उसे 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई। इस घटना से वहां के भारतीय सैनिकों में बहुत ही आक्रोश हुआ, लेकिन उस समय कुछ घटना नहीं घटती। घटना घटती है अब उसके बाद। देखिए 9 मई को, अप्रैल से अगले महीना 9 मई को 1857 में, हाँ, एक महीना बाद एक घटना घटती है मेरठ में। मेरठ के छावनी में सैनिकों ने गाय और सुअर की चर्बी का लेप जो लगे कारतूस को यूज करने से विरोध किया, मना कर दिया, बोला हम यूज नहीं करेंगे। सेम घटना मंगल पांडे वाली। लेकिन यहाँ पर वहाँ के जो कर्नल थे, वहाँ के जो रेजिडेंट थे, सार्जेंट थे, उन्होंने वहाँ के सिपाहियों को बंदी बनाकर उसको 10-10 साल का सजा दे दिया। यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि कितने सिपाहियों को पकड़कर जेल में डाला गया? 85 सैनिकों को जेल में डाला गया था। ठीक है। वहां पर यहाँ देखते हैं हम कि 9 मई को 1857 को जो जेल में डाला, उसके एक दिन बाद यानी कि 10 मई को जो सैनिक जेल में नहीं थे, जो बाहर थे, उनके अंदर विद्रोह जाग गया कि अब नहीं सहेंगे, अब हम लोग हमला करेंगे। ठीक है। और यहाँ से अंग्रेजों को भगाएंगे। तो उन्होंने एक अपनी जोरदार कोशिश की और वहां से सभी जो बंदी थे 85 सैनिकों को जो जेल में बंद रखा था उसको क्या बाहर छुड़ा दिया। ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि मेरठ की जेल पर धावा बोलकर बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए अंग्रेज अफसर पर हमला किया। बाहर जब सब निकला, गुस्से से हमला किया और हथियार कब्जे में ले लिया। जो हथियार था अंग्रेजी सेना के पास उसका हथियार ले लिया, तो बोला जो मिला ले लिया। और उसी दिन रात को 10 मई की रात को अंधेरे में ही मेरठ के सिपाहियों की टोली कहाँ पहुंच जाती है? दिल्ली। रात घोड़ा पे बैठ के निकल गया ये लोग। ठीक है। जो मिला, जैसे मिला, जिससे युद्ध लड़ना था लड़ा, सबको मारा उड़ा। उसके बाद दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में भी अंग्रेजों से बगावत की गई। दिल्ली में भी अंग्रेज अफसर थे, वहां पे भी सेना थी। सेना तो जहाँ जीता गया था अंग्रेज के द्वारा, वहां पर तो सेना थी ना। तो वहाँ दिल्ली में भी थी और अंग्रेजों से बगावत की गई और उसी में एक अंग्रेज अफसर मारे गए और हथियार, गोला बारूद जो उनके पास था वो कब्जे में ले लिया गया। और 12 मई को हम देखते हैं कि दिल्ली पर पूर्ण रूप में कब्जा हो गया उस समय के लिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने सोचा कि हम इस विद्रोह को नेतृत्व करने के लिए एक नेता चुनेंगे। लेकिन किसको चुनेंगे? तो तभी उनके मन में आया कि नहीं, बहादुर शाह जफर को ही हमें अपना नेता चुनना चाहिए, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। ठीक है। तो सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा
तो बहादुर शाह ने सभी राजाओं को एक संघ बनाने का क्या किया, आह्वान किया, और देश के कई रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, कानपुर से किसने किया था सबसे पहले, नाना साहब। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कहाँ कहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली में हुआ, दिल्ली से आता है कानपुर, कानपुर में देखेंगे किसने किया सबसे पहले, नाना साहब ने। नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित कर लिया और अंग्रेजों को खदेड़ कर खुद को पेशवा घोषित कर लिया और इन्होंने विद्रोह किया, नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अब अगला आता है लखनऊ की बात। लखनऊ में थे कौन, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के मरने के बाद उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया और गद्दी पर अपने बेटे को बिरजिस कादरी को बैठा दिया। ठीक है, तो लखनऊ में कौन किया नेतृत्व, बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल और अपना बेटा को बैठा, उसका बेटा का नाम क्या था, बिरजिस कादरी। अगला देखेंगे झांसी से, झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन वो क्या किए, नाना साहब के एक सेनापति थे, उनका नाम था तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रांत में जाएंगे, अगला प्रांत बोलते हैं, अगले क्षेत्र में जाएंगे मांडला, मध्य प्रदेश के मांडला एक जगह है, वहां से एक अवंती बाई लोधी थी। ठीक है, रानी थी वो अवंती बाई लोधी, उन्होंने 4000 सेनाओं के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अवंती बाई लोधी, हमारे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ से लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहब। ठीक है, आगे देखेंगे फैजाबाद में आते हैं। फैजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहाँ पे हम आते हैं कि फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था, अली अब्दुल्ला नहीं, मौलवी अब्दुल्ला, अली अब्दुल्ला नहीं, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ये एक मौलवी थे, इन्होंने नेतृत्व कैसे किया, छोटी सी कहानी है। ये मौलवी हुआ करते थे, लोग इसके पास जाते थे, अपना कष्ट बताते तो ये भविष्यवाणी करते थे कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जब ये विद्रोह हुआ तो उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी लोगों को देखते हुए, ताकि लोग के अंदर आक्रोश जागे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि अब जो है हमारा देश आजाद होने वाला है, अंग्रेज को हम लोग हरा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जागिए और मिलकर साथ दीजिए। इसी बात को सुनकर उनको लगने लगा कि नहीं, हमें सच में जीत मिलेगी, और वहाँ के लोग उत्साहित होकर इस विद्रोह में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेने लगे। तो इस विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में किसने किया था, अली अब्दुल्ला शाह ने। ध्यान देंगे, आगे आता है हमारा बरेली, खूबसूरत शहर है बरेली, वहाँ से किसने नेतृत्व किया था, बख्त खान ने नेतृत्व किसने किया, बख्त खान। तो यहाँ देखेंगे बरेली से किसने किया, बख्त खान ने नेतृत्व किया। अब आता है हमारा बिहार, जहाँ से हम लोग हैं। बिहार से किसने नेतृत्व किया था, वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। चलिए ठीक है, चलिए हम आपको पूछते हैं अब, बिट्टू जी बताइएगा कि विद्रोह केंद्र हम पूछेंगे, अब बताना कौन नेतृत्व किया, उसके बाद एक साइड से पूछेंगे कि विद्रोह का दमन किसने किया। ठीक है, कल एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। चलिए बोलिए, बरेली से किसने किया था, बख्त खान। एक और था जो हम लोग पढ़े थे उस दिन, खान बहादुर खान। अगर ऑप्शन में 2 आए एक से अधिक तो हम लोग खान बहादुर खान और बख्त खान भी दे देंगे। फैजाबाद से किसने किया था, अली अब्दुल्ला शाह नहीं, मौलवी अब्दुल्ला खान। ठीक है, फतेहपुर से अजीमुल्ला, पंजाब से सेना और आम जनसाधारण। ठीक है, बिहार से हमारे वीर कुंवर सिंह था, और बनारस से सेना और जनसाधारण, और इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन था, लियाकत अली। और झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। और कानपुर से नाना साहब। ठीक है, और लखनऊ से बोलेंगे, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। चलिए, अब इस विद्रोह हुआ तो विद्रोह को दबाया भी, विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ किसने विद्रोह दबाया उसका नाम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्रोह दमन को दिल्ली में कौन कौन करता है, हडसन हमारा, निकोलसन और लॉरेंस। ठीक है, निकोलसन और लॉरेंस। और लखनऊ में हमारा कौन करता है, लखनऊ में करता है कैंपवेल। लखनऊ में कौन करता है हमारा, कैंपवेल। हाँ, कानपुर में भी कैंपवेल, लेकिन साथ में एक और था जिसका नाम था लॉरेंस नहीं था, उसका नाम था हैवलॉक। कल भी बता रहे थे आपको। ठीक है, हैवलॉक। तो कानपुर से कौन था, हैवलॉक। आप भी बार भूल जा रहे हैं हैवलॉक, ध्यान रखिएगा। झांसी से बताइए, झांसी के हीरोज। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई रानी, तो वो हीरोज याद रखना। इलाहाबाद से नील, इलाहाबाद और साथ में बनारस, इलाहाबाद बनारस दोनों जगह कर्नल नील। ठीक है, बिहार से कौन था,
बिहार से था बिहार टेलर, टेलर, विलियम टेलर। बिहार से विलियम टेलर। टेलर। पंजाब से कौन था? पंजाब से था टीएनएल लॉरेंस। लॉरेंस। ठीक है, ये पंजाब से। ऐसे ट्रिक से हम लोग याद पंजाब करते से जाएंगे। लॉरेंस। पंजाब से था लॉरेंस, जो विद्रोह का दमन किया था। अब देखेंगे हम लोग फतेहपुर से। फतेहपुर से कौन था? फतेहपुर रेनाड। फतेहपुर से रेनाड। सुबह भी आपको फतेहपुर और फैजाबाद से। फतेहपुर और फैजाबाद से रेनाड। अब फतेहपुर से नेतृत्व कौन किया था? अजीमुल्लाह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। दमन कौन किया? रेनाड, जनरल रेनाड। ठीक है, अब बरेली से बता दीजिए बिना बताए। आयर। ठीक है, विंसेंट आयर याद रखेंगे। आयर मेन था हमारा। चलिए, अब आता है कि कंपनी का पलटवार। कंपनी ने इंग्लैंड से सेना बुलवाया और नए नियम बनाकर विद्रोहियों के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया, सीधा मुख्य केंद्र पर। सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया। सबसे पहले जो दमन किया गया दिल्ली में कब्जा कर लिया सितंबर में। स्टार्ट कब हुआ था हमारा? मई में। याद कीजिए, 10 मई की रात को 3 को छुड़ाया जेल से और रात को निकल गया लोग दिल्ली के लिए। अब 12 को दिल्ली पे कब्जा कर लिया। मई से लेके सितंबर, कितना महीना का? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का लगभग। सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से क्या कर लिया? पुनः कब्जा कर लिया। अगला देखेंगे कि कब्जा करने के बाद क्या हुआ। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उसे आजीवन कारावास हुई और उसे कहाँ भेज दिया गया था? रंगून कहाँ है? बर्मा में। और उसके बेटों को उनके सामने क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अक्टूबर में होता है, सितंबर हो गया, अक्टूबर में देखते क्या। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को, सितंबर में नहीं, अक्टूबर में भेजा गया था। ठीक है, जेल भेज दिया गया। आगे देखेंगे कि 1862 में नवंबर में, ध्यान देंगे, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहीं ये पूछता है कि बहादुर शाह की मृत्यु कब होती है? 58 में जेल भेजा, 4 साल बाद, यानी कि 62 में, 58 4 62 बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे कि लखनऊ पर कब कब्जा हुआ। वापस आइए 1858 में। 1858 में मार्च के महीने में। कब? मार्च के महीने में। दिल्ली पर 1857 में ही सितंबर के महीने में हो गया था, लेकिन अवध का लखनऊ का बहुत दिन तक विद्रोह चला था। ठीक है, तो ये हुआ मार्च 1858 में। मार्च 1858 में सीधा डेट पूछ लेता है, कितना हुआ था? मार्च 1858 लखनऊ पर कब्जा। लखनऊ पर कब्जा। ठीक है, रिपीट करेंगे क्वेश्चन। झांसी पर कब हुआ था वापस कब्जा? मार्च को आगे बढ़ी, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना बाद जून में। ठीक है, जून 1858। इसके अलावे बहुत सारे सिपाही विद्रोहियों, नवाबों पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। ठीक है, अब देखें क्या होता है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किया गया बदलाव। अब अगला चैप्टर हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा है, बस पढ़ लेते हैं इसको। 1858 में ब्रिटिश संसद में नया कानून पारित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया। जो भी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह ब्रिटिश साम्राज्य, यानी कि क्राउन शासन करेगा। क्राउन शासन आ गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री बनाया गया। भारत मंत्री की सलाह और सहायता के लिए एक इंडिया काउंसिल बनी। भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का वायसराय। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के शासकों के क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज और दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे देगी। पहले क्या था कि तुम दत्तक पुत्र को नहीं दे सकते अगर तुम्हारा वंशज नहीं है, लेकिन अब छूट दे देगी। ठीक है, और स्थानीय शासकों के भूक्षेत्र पर अब कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले युद्ध होता था, कब्जा करते थे, वहां से कर जबरदस्ती शांति फलना सौंप देते थे। सेवा में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि जान गए लोग की धोखा कभी हो दे सकता है। यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। मुसलमान की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर कब्जा की गई। भारतीय धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। पहले नहीं होता था, जबरदस्ती उसे प्रताड़ित किया जाता था। अब हम लोग आ रहे हैं इतिहास का क्लास 8 का एनसीईआरटी का 6ठा चैप्टर। हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करते जा रहे हैं। अगर कोई भी गलती हो तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा, अभी नया चैनल है, धीरे धीरे हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है नंदू जी, आई एम राइट? राइट। ओके, ब्रेक लिया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अगला चैप्टर है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या जब युद्ध हो गया, देख रहा है कि बहुत तबाही हुआ, तो इसको सभ्य बनाएंगे। ये लोग असभ्य तरीके से लड़ रहे हैं, किसी को भी बर्बरता से मार दे रहे हैं। सोचा अपने फायदे के लिए और उसके फायदे के लिए भी इसको सभ्य बनाया जाए, राष्ट्र को शिक्षित किया जाए। क्या हुआ उसके लिए ये देखेंगे। अंग्रेज जो है भारत में भूक्षेत्र विजय और आय पर नियंत्रण के अलावा एक चीज और ध्यान दिया कि भारतीयों को शिक्षित और सभ्य बनाना है। हाँ, लाइव है हम। ब्रेक लगा दीजिए। क्या बोल रहे थे? सबमिट मारेगा एग्जाम, सामने से होगा वो।
लगता है, मेरा ना तो नहीं पता है कितना भी